गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स के टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 17 जिसका नाम है आओ आंकड़े एकत्रित करें और इसके भाग 3 में आज हम परिवेशीय सूचनाओं को संकलित करना सीखेंगे कि हमारे आसपास के वातावरण में यदि कोई किसी वस्तु से संबंधित जानकारी को हमें इकट्ठा करना हो तो हम उस वस्तु से संबंधित जानकारी को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं और उस वस्तु से संबंधित आंकड़ों का संकलन हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा अध्याय है अध्याय 17 जिसका नाम है आओ आंकड़े एकत्रित करें और इसके भाग 3 में आज हमें परिवेशीय सूचनाओं को संकलित करना सीखना है कि हमारे आसपास के वातावरण में जितनी भी वस्तुएं मौजूद है यदि हमें उनसे संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करनी है या उनसे संबंधित आंकड़े यदि हमें एकत्रित करने हैं तो हम उनसे संबंधित आंकड़ों का किस प्रकार संकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए कक्षा में। अब हमारे सामने यहाँ जो पहला प्रश्न दिया गया है वो ये है कि विद्यालय के पोषाहार में बनने वाले भोजन का विवरण एवं भोजन करने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित तालिका इस प्रारूप में बनाइए। यहाँ क्या दिया हुआ है पहले प्रश्न में, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं और विद्यालय में हमें पोषाहार मिलता है, मतलब दिन में या लंच टाइम में हमें जो खाना मिलता है उसे हम पोषाहार कहते हैं। अब उस पोषाहार में हमें अलग अलग दिन या वार के हिसाब से खाना मिलता है। जैसे यदि हम इस तालिका में देखेंगे तो यहाँ जो सबसे पहला वार है या सप्ताह का यहाँ जो पहला दिन दिया गया है वो है सोमवार और सोमवार को हमें खाने में क्या मिलता है या पोषाहार में क्या मिलता है, तो वो मिलता है रोटी और सब्जी। ठीक है, और यहाँ जो दूसरा वार है वो है मंगलवार और मंगलवार को हमारे पोषाहार में हमें जो मिलता है या जो हमें लंच में विद्यालय में मिलता है वो है दाल और चावल। तीसरा वार है बुधवार और बुधवार को हमें खाने को क्या मिलता है या जो हमारा पोषाहार रहता है उसमें क्या आता है, वो आता है दाल और रोटी। यहाँ जो अगला वार है वो है गुरुवार और गुरुवार को हमें खाने में या पोषाहार में खिचड़ी दी जाती है। और अगला वार है शुक्रवार, शुक्रवार को हमें पोषाहार में या लंच टाइम में खाने को जो दी जाती है वो है दाल और रोटी। और जो सप्ताह का अंतिम दिन है वो है शनिवार और उस दिन हमें पोषाहार में मिलती है रोटी और सब्जी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सबसे पहले पोषाहार का विवरण तैयार करने के लिए एक तालिका का निर्माण किया और उस तालिका को हमने किस प्रकार बनाया, क्योंकि जो यहाँ प्रश्न संख्या 1 दिया गया है उसमें हमसे कहा गया है कि आपको यहाँ पोषाहार में बनने वाले भोजन का विवरण, मतलब आपको यहाँ जो सबसे पहले सारणी बनानी है वो ये है कि पोषाहार में बनने वाले भोजन का विवरण एवं भोजन करने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित तालिका इस प्रारूप में बनाइए। कि यहाँ आपको एक तालिका का निर्माण करना है और उस तालिका में आपको दो चीजें प्रमुखता से दर्शानी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि पोषाहार में मिलने वाले भोजन का विवरण और दूसरी चीज ये है कि भोजन करने वाले बच्चों की संख्या। तो यहाँ आपको दो चीजों को ध्यान में रखकर एक तालिका का निर्माण करना है और पोषाहार से संबंधित सूचनाओं का आपको संकलन करना है। तो जब हमने यहाँ इस प्रश्न में हमें जो दो चीजें पूछी गई थी उससे संबंधित हमने जब यहाँ तालिका का निर्माण किया तो कुछ इस प्रकार किया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ 1, 2, 3 और 4 कॉलम बनाए। जब हमने यहाँ 4 कॉलम बनाए तो उन चारों कॉलमों में हमने क्या क्या लिखा, तो यहाँ जो पहला कॉलम था उसमें लिखा हमने वार। वार क्यों लिखा हमने सबसे पहले कॉलम में, क्योंकि हमें पता है कि हमें प्रतिदिन पोषाहार में या लंच टाइम में जो खाने को मिलता है वो वार के हिसाब से यहाँ बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ जैसे हमारा जो पहला वार है वो है सोमवार, तो सोमवार को हमें पोषाहार में रोटी और सब्जी खाने को दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो पहले कॉलम में लिखा वो था वार और फिर जो दूसरा कॉलम था उसमें लिखा हमने भोजन का विवरण। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जैसे यदि आज सोमवार है तो सोमवार को पोषाहार में क्या खाने को मिलेगा उसका विवरण आपको यहाँ
दूसरे कॉलम में देना है। अब यहाँ जो तीसरा कॉलम है उसमें हमने लिखा गणना चिन्ह, मतलब पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों की जानकारी, उनको हमने गणना चिन्ह के माध्यम से दर्शाया। अब यहाँ हमने गणना चिन्हों का प्रयोग नहीं करके पिक्टोग्राफ या चित्रालेख का प्रयोग किया है। कैसे कि यहाँ जो चित्रालेख है वहाँ हमने जिस पिक्टोग्राफ का प्रयोग किया है, तो यहाँ जो ये पिक्टोग्राफ बना हुआ है इसका मतलब है कि ये जो एक पिक्टोग्राफ है उसकी संख्या यहाँ 10 बच्चों के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या अधिक रहती है तो उन्हें हम गणना चिन्हों के माध्यम से नहीं दर्शा सकते हैं, तो हमने यहाँ पिक्टोग्राफ का प्रयोग किया। और यहाँ जो पिक्टोग्राफ बने हुए हैं उसका मतलब है कि ये जो एक पिक्टोग्राफ है इसकी जो संख्या है यहाँ एक पिक्टोग्राफ बराबर 10 बच्चे, मतलब एक पिक्टोग्राफ के बराबर हमें 10 बच्चों को मानकर चलना है। तो यहाँ हमने तीसरे कॉलम में लिखा गणना चिन्ह, चौथे कॉलम में हमने लिखा बच्चों की संख्या, मतलब हमारे सामने यहाँ जो तीसरा कॉलम है उसमें पिक्टोग्राफ बने हुए हैं और हमें उन पिक्टोग्राफों के हिसाब से या उनकी संख्या को गिनकर यहाँ जो वास्तविक संख्या में बच्चे हैं या पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों की जो वास्तविक संख्या है उसे हमें यहाँ चौथे कॉलम में लिखना है। तो जब हमने यहाँ इस प्रकार की जब तालिका का निर्माण किया तो हमने सबसे पहले वार लिखे। तो वार में हमने सबसे पहले लिखा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो यहाँ तालिका के पहले कॉलम में हमने वारों के नाम लिख दिए। तो वारों के जो नाम थे वो हमने इस प्रकार लिखे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अब जो दूसरा कॉलम है उसमें हमें लिखना है भोजन का विवरण, मतलब आपको सोमवार को पोषाहार में क्या मिलता है खाने को, मंगलवार को पोषाहार में क्या मिलता है, इस तरीके से हमें यहाँ भोजन का विवरण लिखना है दूसरे कॉलम में। तो जब हमने यहाँ दूसरे कॉलम में भोजन का विवरण लिखा, सोमवार को हमें पोषाहार में खाने को क्या मिलता है, तो हमें मिलती है रोटी और सब्जी, तो यहाँ हमने दूसरे कॉलम में भोजन का विवरण लिख दिया। जब हमने मंगलवार को देखा कि पोषाहार में हमें खाने को क्या मिलता है, तो वो था दाल और चावल, उसे हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ जो तीसरा वार है वो है बुधवार, और बुधवार को हमें पोषाहार में खाने को मिलता है दाल और रोटी। और अगला जो वार है वो है गुरुवार, और गुरुवार को हमें खाने में या पोषाहार में खाने को मिलता है खिचड़ी। और यहाँ जो अगला वार है वो शुक्रवार, और शुक्रवार को हमें पोषाहार में खाने को मिलती है दाल और रोटी, और शनिवार को हमें पोषाहार में खाने को मिलती है रोटी और सब्जी। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी हैं या छात्र हैं, आप सबकी पसंद अलग अलग होती है, किसी को दाल रोटी पसंद है, किसी को सब्जी रोटी पसंद है, किसी को खिचड़ी पसंद है। तो यहाँ जो पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या में भी अंतर नजर आएगा। जैसे यदि हम सोमवार को जो तीसरा कॉलम है उसमें जो गणना चिन्ह दिए गए हैं, या सोमवार को रोटी सब्जी खाने वाले जब बच्चों की हम वास्तविक संख्या का ज्ञान करेंगे या ज्ञात करेंगे उनको, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ जो बच्चों की वास्तविक संख्या है वो मंगलवार को दाल चावल खाने वाले बच्चों से अलग है, बुधवार को दाल रोटी खाने वाले बच्चों से अलग है, गुरुवार को खिचड़ी खाने वाले बच्चों से अलग है। तो इस प्रकार यहाँ बच्चों की संख्या में भी अंतर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे विद्यालय में बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं और सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो यहाँ जब हम देखते हैं कि सोमवार को कितने बच्चों ने पोषाहार प्राप्त किया, तो उनकी संख्या को हमें इन पिक्टोग्राफ के माध्यम से गिनना है। तो हम सबसे पहले इन पिक्टोग्राफों को गिनेंगे कि इनकी संख्या कितनी है। और हमें पता है कि यहाँ जो एक पिक्टोग्राफ बना हुआ है उसकी संख्या 1 बराबर 10 बच्चे है, कि यहाँ एक पिक्टोग्राफ मतलब 10 बच्चे। आपको यहाँ इस पिक्टोग्राफ का मतलब 10 बच्चे मानना है। तो हम जब इनको गिनेंगे तो इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ जो पिक्टोग्राफ है उनकी संख्या है 7। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ 10 को 7 बार लिखकर और फिर जोड़ना है, तो हमें पता चल जाएगा कि सोमवार को कितने बच्चों ने पोषाहार प्राप्त किया। और जब हम 10 को 7 बार लिखकर जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 70। हम यहाँ 10 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जब हमने यहाँ 10 को 7 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 70, क्योंकि जब हमने 10 के इकाई वाले अंकों का योग किया तो सभी संख्याओं में जो इकाई वाले अंक थे वो थे 0, और जब हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा, तो इसलिए हमने यहाँ 0 लिख दिया। अब
जो 10 है या संख्या 10 में जो धाय वाला अंक है वो है सभी संख्याओं में एक एक। तो जब हम इनको जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ेंगे तो दो, दो में एक जोड़ा तो तीन, तीन में एक जोड़ा तो चार, चार में एक जोड़ेंगे तो पांच, पांच में एक जोड़ेंगे तो छह और छह में एक जोड़ेंगे तो हमें सात प्राप्त होंगे। इस प्रकार सोमवार को कितने बच्चों ने पोषाहार प्राप्त किया? तो उनकी संख्या थी 70। ठीक है, तो हम यहाँ पहले कॉलम में लिख देंगे 70। अब जो दूसरा वार है मंगलवार, उसको जो पोषाहार था वो था दाल और चावल, या पोषाहार में जो भोजन मिला था वो था दाल और चावल। और दाल और चावल को या पोषाहार को प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो हम इन पिक्टोग्राफों को गिनते हैं। इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ मंगलवार को जो पिक्टोग्राफ बने हुए हैं उनकी संख्या है 8। इसका मतलब क्या है कि यहाँ आपको 10 को 8 बार लिखकर जोड़ना है। अब हम 10 को ही क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ जो पिक्टोग्राफ बना हुआ है उसका मतलब है कि एक पिक्टोग्राफ बराबर 10 बच्चे। ठीक है, तो अब यहाँ हमें 10 को 8 बार लिखकर जोड़ना होगा, और जब हम 10 को 8 बार लिखकर जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 80। ठीक है, तो जब हमने 10 को 8 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 80। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम जब 10 को 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जब हम 10 को 8 बार लिखकर जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 80। तो हम 80 को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जो बुधवार है उसको जो पोषाहार में भोजन मिला था वो था दाल और रोटी, और दाल और रोटी को प्राप्त करने वाले या पोषाहार को प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो जब हम इन पिक्टोग्राफ को गिनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या है बुधवार को 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो यहाँ जो पिक्टोग्राफ बने हुए हैं उनकी संख्या है 7। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ 10 को 7 बार लिखकर जोड़ना है, और जब हमने 10 को 7 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 70, और 70 को लिख देंगे हम यहाँ पे। अब अगला जो वार है वो है गुरुवार, और गुरुवार को जो हमने पोषाहार में भोजन प्राप्त किया था वो था खिचड़ी, और खिचड़ी खाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो हमें इन पिक्टोग्राफों को गिनकर और फिर हमें बच्चों की वास्तविक संख्या का पता लगाना है। तो हम इन्हें गिनेंगे तो इनकी संख्या है 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ जो पिक्टोग्राफ बने हुए हैं उनकी संख्या है 6। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ आपको 10 को 6 बार लिखकर जोड़ना है, और जब आप 10 को 6 बार लिखकर जोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ गुरुवार को कितने बच्चों ने पोषाहार प्राप्त किया है। तो हम यहाँ 10 को 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो जब हमने यहाँ 10 को 6 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त होंगे 60। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 10 संख्या है उसमें इकाई वाले अंक सभी संख्याओं में शून्य, और जब हम शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। तो हमने यहाँ इकाई वाले अंकों के नीचे लिख दिया शून्य, और जब हम दहाई वाले अंकों का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 6। क्योंकि एक में एक जोड़ेंगे तो दो, दो में एक जोड़ा तो तीन, तीन में एक जोड़ा तो चार, चार में एक जोड़ा तो पाँच, और पाँच में एक जोड़ा तो 6। और इस प्रकार जब हमने 6 बार 10 लिखकर जोड़ा तो उनकी संख्या थी 60। तो यहाँ हम गुरुवार को जितने बच्चों ने पोषाहार प्राप्त किया उनकी संख्या थी 60। अब जो अगला वार है वो है शुक्रवार, और शुक्रवार को हमने पोषाहार में प्राप्त किया दाल और रोटी, और दाल और रोटी को खाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो हम जब इन पिक्टोग्राफों को गिनेंगे तो हमें उनकी संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पिक्टोग्राफ बने हुए हैं 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ 10 को 5 बार लिखकर जोड़ना है, और जब हम 10 को 5 बार लिखकर जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 50। ठीक है, तो हम यहाँ 10 को लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, और जब हमने इनको 10 को 5 बार लिखकर जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 50। तो हम 50 को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जो सबसे सप्ताह का अंतिम दिन है वो है शनिवार, और शनिवार को पोषाहार में बच्चों ने प्राप्त किया रोटी और सब्जी। अब रोटी और सब्जी खाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जो पिक्टोग्राफ बने हुए हैं उनकी संख्या है 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब हमें यहाँ बच्चों की वास्तविक संख्या का पता लगाना है। इसका मतलब आपको यहाँ 4 बार 10 को लिखकर और फिर उन्हें जोड़ना होगा, और जब हम 4 बार 10 लिखकर उसे जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि शनिवार को कितने बच्चों ने पोषाहार प्राप्त किया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और 4। 4 बार 10 लिखा और फिर उसको जोड़ दिया तो हमें प्राप्त होंगे 40, और 40 को लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 में हमसे
जिस तालिका का निर्माण करने के लिए कहा गया था उस तालिका का निर्माण हमने कर दिया। और हमने तालिका का निर्माण किस प्रकार किया, हमें यहाँ इस तालिका में दो चीजें प्रमुख रूप से दर्शानी थी। पहली थी पोषाहार में बनने वाले भोजन का विवरण और दूसरी संख्या थी या दूसरी चीज थी भोजन करने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, तो भोजन का विवरण हमने यहाँ दे दिया कि पोषाहार में बनने वाले भोजन का विवरण है सोमवार को रोटी सब्जी, मंगलवार को दाल चावल, बुधवार को दाल रोटी, गुरुवार को खिचड़ी, शुक्रवार को दाल रोटी और शनिवार को रोटी और सब्जी। अब यहाँ जो दूसरी चीज दर्शानी थी हमें तालिका में वो है भोजन करने वाले बच्चों की संख्या। तो जब हमने यहाँ हमारे सामने जो पिक्टोग्राफ बने हुए थे उनको गिनकर और फिर बच्चों की वास्तविक संख्या का पता लगाया तो हमें कुछ इस तरीके की संख्या प्राप्त हुई। सोमवार को पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या थी 70, मंगलवार को पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या थी 80, बुधवार को पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या थी 70, गुरुवार को पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या थी 60, शुक्रवार को पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या थी 50 और शनिवार को पोषाहार प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या थी 40। अब यदि इस तालिका से संबंधित आपको कोई दूसरा प्रश्न पूछे या इस तालिका से संबंधित और कोई प्रश्न पूछे तो वो कुछ इस प्रकार होंगे कि यहाँ कौन से सप्ताह के 2 दिन ऐसे हैं जिन दिनों में बच्चों ने बराबर पोषाहार प्राप्त किया। तो हम यहाँ देखेंगे कि सोमवार को और बुधवार को यहाँ बच्चों की संख्या 70 है, तो सोमवार और बुधवार को लगभग बराबर बच्चों ने पोषाहार प्राप्त किया। अब यदि हमसे कोई पूछे कि सप्ताह का ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सबसे कम बच्चों ने पोषाहार प्राप्त किया, तो यहाँ हमारे सामने जो तालिका बनी हुई है उसमें हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि शनिवार को केवल 40 बच्चों ने ही पोषाहार प्राप्त किया। तो हम उसके उत्तर में लिख देंगे शनिवार, क्योंकि शनिवार को यहाँ 40 बच्चों ने ही पोषाहार प्राप्त किया था। अब यदि कोई हमसे पूछे या मैं आपसे पूछूं कि सप्ताह का ऐसा कौन सा दिन है जो आप इस तालिका को देखकर बता सकते हो कि जिस दिन सबसे अधिक बच्चों ने पोषाहार प्राप्त किया, तो हम जब यहाँ मंगलवार को देखेंगे तो यहाँ बच्चों की संख्या है 80 और मंगलवार को सबसे अधिक बच्चों ने पोषाहार प्राप्त किया। ठीक है, अब जब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में हमारे सामने दिया हुआ है कि अपने दोस्तों के परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या से संबंधित सारणी इस प्रकार बनाइए और पूरी कीजिए कि आपको आपके जो दोस्त है उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं या कितने लोग हैं उससे संबंधित एक सारणी यहाँ बनानी है और उस सारणी को पूरा करना है। तो हम यहाँ इस सारणी का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम कितने कॉलम बनाएंगे, तो हमें यहाँ इस सारणी को पूरा करने के लिए कॉलम बनाने होंगे। सबसे पहला जो कॉलम बनेगा वो आएगा आपके मित्र का नाम, कि आपका कौन सा मित्र है और उसके परिवार में कितने सदस्य हैं। अब यहाँ सदस्यों की शुरुआत होती है माता से। ठीक है, मतलब कि आपके यहाँ मान लो 4 दोस्त है और किस किस दोस्त के माता है और किस दोस्त के माता नहीं है, उस चीज को आपको यहाँ दर्शाना है। अब जो दूसरा कॉलम है वो पिता से, मतलब आपके कौन से दोस्त के पिता है और कौन से दोस्त के पिता नहीं है, वो चीज आपको यहाँ लिखनी है। तीसरा कॉलम है भाई से, मतलब आपके कौन से दोस्त के कितने भाई है या कोई भाई नहीं है, वो चीज आपको यहाँ दर्शानी है। चौथा कॉलम है यहाँ पे बहन का, और आपको ये बताना है कि आपके कौन से दोस्त के कितनी बहनें हैं या बहन नहीं है। अब जो सबसे अंतिम कॉलम है उसमें आपको आपके दोस्त के परिवार के कुल सदस्यों की संख्या को बताना है। ठीक है, तो यहाँ जब हमने पहला कॉलम था उसमें लिखा मित्र का नाम, तो यहाँ जो पहला मित्र है हमारा वो है राहुल। ठीक है, तो अब जो दूसरा कॉलम है वो है माता का, तो राहुल के यहाँ माँ है, मतलब परिवार का एक सदस्य हो गया। अब जो अगला कॉलम है वो है पिता का, अब राहुल के पिता भी है तो हमने यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, अब जो तीसरा कॉलम है या अगला कॉलम है वो है भाई का, और राहुल के जो भाई हैं वो है 2, तो उनकी संख्या में या भाई के नीचे हमने लिख दिया 2। अब जो राहुल के बहन है उसकी संख्या है केवल 1 या राहुल के केवल 1 ही बहन है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो राहुल है उसके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ
एक माता, एक पिता, दो भाई और एक बहन। तो इनको जोड़ेंगे तो एक में एक जोड़ा तो दो, दो में दो जोड़ेंगे तो चार, और चार में एक जोड़ा तो हमें 5 प्राप्त होंगे। ठीक है, अब हमारा जो अगला मित्र है उसका नाम है गीता। ठीक है, और जब हम देखते हैं कि यहाँ गीता के माता है या नहीं, तो यहाँ गीता के माता नहीं है, तो हम इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। अब जो अगला कॉलम है वो है पिता का, और इसका मतलब यहाँ गीता के पिता है तो हमने लिख दिया एक सदस्य। अब यहाँ जो गीता के भाई है उनकी संख्या है केवल एक, तो हमने यहाँ लिख दिया एक। अब यहाँ जो गीता के बहन है या गीता कि जो बहनों की संख्या है वो है 2, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2। अब जब हम इनको सभी को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गीता के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जब हम एक में एक जोड़ेंगे तो हमें 2 प्राप्त होंगे, 2 में हमने जब 2 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 4। ठीक है, अब जो अगला मित्र है हमारा उसका नाम है अरुण। क्या नाम है? अरुण। अब जब हम देखते हैं कि अरुण के क्या माता है या नहीं, तो अरुण के माता है तो हम इसकी माता की जगह लिख देंगे एक सदस्य। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या अरुण के पिता है या नहीं, तो जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि अरुण के पिता नहीं है, तो यहाँ हम इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ जो अरुण के भाइयों की संख्या हमें बतानी है, तो यहाँ अरुण का केवल एक भाई है तो उसकी जगह हम लिख देंगे एक, या इस कॉलम में हम लिख देंगे एक। अब जब हमने यहाँ अरुण के जो कितनी बहनें हैं या बहनों की संख्या को ज्ञात किया तो हमें पता चला कि अरुण के जो बहनें हैं उनकी संख्या है 3। और अब जब हम इन सभी को गिनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अरुण के घर में कुल सदस्य कितने हैं। तो जब यहाँ हम एक में एक जोड़ेंगे तो हमें 2 प्राप्त होंगे, और 2 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 5 प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कुल सदस्यों में 5। ठीक है, अब जो हमारा अगला मित्र है उसका नाम है करुणा। क्या नाम है? करुणा। ठीक है, अब जब हम देखते हैं कि क्या करुणा के माता है या नहीं, तो हम पाएंगे कि करुणा के माता है, तो यहाँ हम एक लिख देंगे। अब अरुणा के पिता भी है तो हम यहाँ पिता वाले कॉलम में एक लिख देंगे। अब जब हमने देखा कि यहाँ करुणा के कोई भाई है या नहीं, तो हमने पता किया तो हमें पता चला कि यहाँ जो करुणा नाम की लड़की है उसके कोई भाई नहीं है, तो इस कॉलम को हम खाली छोड़ देंगे। अब जो अगला कॉलम है वो है बहन का, और जब हमें पता चला कि यहाँ जो करुणा है वो या उसके कितनी बहनें हैं, तो हमें पता चला कि यहाँ जो करुणा है उसके 4 बहनें हैं। तो इस प्रकार हमने ये सारणी तैयार कर ली। और जब हम करुणा के जो परिवार में सदस्य है उनकी कुल सदस्यों का पता लगाएंगे तो हम इनको जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि करुणा के घर में कितने लोग हैं या करुणा के घर के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जब हम एक में एक जोड़ेंगे तो हमें 2 प्राप्त होंगे, और 2 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अपने दोस्तों के परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या से संबंधित सारणी का निर्माण किया और इस सारणी को पूरा भी किया। तो हमारा जो पहला दोस्त था वो था राहुल, और राहुल के परिवार में रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या थी 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। और राहुल है उसके माता भी है, पिता भी है, भाई भी है और बहन भी है। ठीक है, अब जो अगला मित्र है हमारा उसका नाम है गीता, और गीता के परिवार में रहने वाले सदस्यों की कुल संख्या थी 4। अब हमारा जो अगला मित्र है उसका नाम है अरुण, और अरुण के परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या है 5। और उससे अगला जो हमारा मित्र है उसका नाम है करुणा, और करुणा के परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या है 6। अब यदि आपको इस सारणी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे या आपको इस सारणी से संबंधित प्रश्न बनाने हो तो वो कुछ इस प्रकार होंगे कि आप इस सारणी को देखकर बताइए कि सबसे ज्यादा परिवार के सदस्य किसके हैं, या हमारे कौन से मित्र के परिवार के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है, तो वो है करुणा के, क्योंकि उसके परिवार के सदस्यों की संख्या है 6। और यदि हमें कोई पूछे कि यहाँ आप इस सारणी को देखकर बताइए कि सबसे कम सदस्य हमारे कौन से मित्र के परिवार में है, तो जब हम देखेंगे तो यहाँ जो 4 सदस्य हैं वो है गीता के परिवार में। तो इस प्रकार हम सारणी से संबंधित प्रश्नों का निर्माण भी कर सकते हैं। अब जब हम आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 में हमसे पूछा गया है कि आपके दोस्तों को कौन कौन सी मिठाई पसंद है, चर्चा करके इससे संबंधित तालिका बताइए। ठीक है, कि यहाँ हमारे दोस्तों से हमें चर्चा करके ये बताना है कि हमारे कौन से दोस्त को कितनी मिठाइयाँ पसंद है और उन मिठाइयों का नाम क्या क्या है, और फिर हमें इस सारणी
को पूरा करना है। तो हमारा जो पहला दोस्त है या दोस्त का नाम है वो क्या होगा, तो वो होगा वैभव। तो हम यहां लिख देंगे वैभव, ठीक है। अब जो दूसरा दोस्त होगा उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा केशव। तो हम यहां लिख देंगे केशव, ठीक है। अब जो हमारे तीसरा दोस्त का नाम है वो है हिमांशु। तो हम यहां लिख देंगे हिमांशु, ठीक है। अब जो हमारा चौथा दोस्त है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भावना। तो हम यहां लिख देंगे भावना, ठीक है। अब यहां हमें, जब हमने इस प्रकार की सारणी का निर्माण किया तो हमें सबसे पहले 4 कॉलम बनाने होंगे। तो हमने जो पहला कॉलम बनाया वो था दोस्त का नाम, और हमने पहले कॉलम में हमारे जो 4 दोस्त थे उनका नाम लिख भी दिया। पहला दोस्त हो गया वैभव, दूसरा केशव, तीसरा हिमांशु, चौथा जो हमारा दोस्त है उसका नाम है भावना, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब हमने वैभव से पूछा, या हमारा जो दोस्त था वैभव, उससे पूछा कि आपको कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है, तो उसने बताया कि मुझे यहाँ सबसे पहले काजू कतली, ठीक है। उसे जो सबसे ज्यादा मिठाई पसंद है उसका नाम है काजू कतली। और फिर बाद में हमने उससे पूछा कि और आपको कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है, तो उसने यहाँ बताया रसगुल्ला, ठीक है। और यहाँ जो उसने तीसरी मिठाई बताई थी वो थी बर्फी। तो इस प्रकार यदि हम बर्फी को हम यहाँ लिख देंगे बर्फी, ठीक है। तो जब हम इन मिठाइयों से संबंधित गणना चिन्ह बनाएंगे तो यहाँ कितने गणना चिन्ह बनेंगे, यहाँ बनेंगे 3, क्योंकि हमारा जो दोस्त है वो वैभव, उसको 3 मिठाइयाँ पसंद है। तो हम यहाँ गणना चिन्हों में लगा देंगे 1, 2 और 3 गणना चिन्ह बना देंगे। अब जब हमने यहाँ गणना चिन्ह बना दिया तीसरे कॉलम में, तो चौथे कॉलम में हमें मिठाइयों की संख्या बतानी है, तो वो है 1, 2 और 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 3। अब जो हमारा अगला दोस्त है उसका नाम है केशव। अब जब हमने यहाँ केशव को पूछा कि आपको कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है, तो उसने बताया मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है गुलाब जामुन, ठीक है। अब गुलाब जामुन के बाद में और यहाँ केशव को कौन सी मिठाइयाँ पसंद है, तो उसने बताया हमें रसमलाई, तो यहाँ केशव ने कहा कि मुझे केवल 2 ही मिठाइयाँ पसंद है। तो हमने यहाँ उन दोनों मिठाइयों का नाम लिख दिया। अब जो अगला कॉलम उसमें हमें गणना चिन्ह बनाना है, तो हमने यहाँ गणना चिन्ह बना दिए, क्योंकि उसे 2 ही मिठाइयाँ पसंद थी, तो हमने यहाँ 2 गणना चिन्ह बना दिए। और हमें यहाँ उनकी वास्तविक संख्या लिखनी है, तो हमने लिख दी 2। अब हमारा जो अगला दोस्त है उसका नाम है हिमांशु। और जब हमने यहाँ हिमांशु को पूछा कि आपको कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है, तो हिमांशु ने हमें बताया कि मुझे केवल बर्फी पसंद है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे बर्फी, ठीक है। तो यहाँ जो मिठाइयों की संख्या है वो कितनी है, वो केवल 1 है। तो हम यहाँ 1 गणना चिन्ह बना देंगे और संख्या में लिख देंगे केवल 1। अब जो हमारा अगला दोस्त है उसका नाम है भावना। और भावना से जब हमने पूछा कि आपको कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है, तो भावना ने बताया कि मुझे पसंद है जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला और रसमलाई, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा अगला दोस्त था उसका नाम था भावना। और जब हमने यहाँ भावना से पूछा तो भावना ने हमें ये मिठाइयाँ बताई, जलेबी, बर्फी, रसगुल्ला और रसमलाई। तो यहाँ जो मिठाइयों की संख्या है वो कितनी हो गई, वो गई 4। इसका मतलब हमें यहाँ 1, 2, 3 और 4 गणना चिन्ह बनाने होंगे। और हमें यहाँ जो अगला कॉलम है उसमें इनकी संख्या लिखनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4, ठीक है। तो इस प्रकार हमने हमारे दोस्तों से चर्चा करके कि उनको कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है, इस प्रकार के तालिका का निर्माण किया। और तालिका बनाने के लिए हमने सबसे पहले 4 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में हमने दोस्त का नाम लिखा, दूसरे कॉलम में हमारे दोस्तों को कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है उनका नाम लिखा, तीसरे कॉलम में हमने गणना चिन्ह बनाए, चौथे कॉलम में हमने संख्याएं लिखी, ठीक है, कि उनको कितनी मिठाइयाँ पसंद है। अब यदि हमें इस तालिका से संबंधित कोई प्रश्न बनाने हो तो वो कुछ इस प्रकार बनेंगे। हम जो पहला प्रश्न बनाएंगे वो प्रश्न होगा कि
भावना को यहाँ कितनी मिठाइयाँ पसंद है, उनकी संख्या बताइए। तो यहाँ भावना को 4 मिठाइयाँ पसंद है, तो उनकी संख्या आ जाएगी 4। अब यहाँ अगला प्रश्न जो हमारा होगा तो वो ये होगा कि यहाँ हमारे कौन से दोस्त को सबसे कम मिठाइयाँ पसंद है। तो उसका नाम हो जाएगा हिमांशु, क्योंकि केवल हिमांशु को बर्फी ही पसंद है, तो यहाँ उसकी संख्या है 1। ठीक है, अब यदि कोई या जो तीसरा प्रश्न हमें बनाना हो तो वो ये होगा कि यहाँ जो हमारे वैभव नाम का दोस्त है उसको कौन कौन सी मिठाइयाँ पसंद है। इस प्रकार हम तालिका से संबंधित प्रश्नों का निर्माण भी कर सकते हैं। अब जो हमारा प्रश्न संख्या 4 है उसमें हमसे पूछा गया है कि चित्र को देखिए और तालिका पूरी कीजिए, कि आपको यहाँ एक मेले का चित्र दिया गया है और उस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और उस चित्र को देखकर आपको जो आगे तालिका दी गई है उसको पूरा करना है। तो हमारे सामने यहाँ जो तालिका दी गई है वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ मेले में जो दुकानें लगी हुई है या मेले के जो स्टॉल है वो हमारे सामने लिखे हुए हैं और उनकी संख्या को हमें उस पीछे वाले चित्र में देखकर बताना है। तो हमारे सामने यहाँ जो पहला स्टॉल है वो है गुब्बारे वाले, कि यहाँ जो मेले का चित्र बना हुआ है उसमें गुब्बारे वाले या गुब्बारे की जो स्टॉल है उनकी संख्या कितनी है। तो जब हम यहाँ ऊपर से देखना शुरू करेंगे तो यहाँ इस कॉलम में एक भी गुब्बारे वाले की स्टॉल नहीं है। अब जब हम यहाँ दूसरा स्टॉल देखेंगे गुब्बारे वाले की, तो यहाँ हम देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब हमने इस चित्र में गुब्बारे के स्टॉल देखे तो उनकी संख्या थी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हम यहाँ गुब्बारे वाले के स्टॉल के सामने लिख देंगे उनकी संख्या में 5। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगले मेले की स्टॉल है वो है खिलौने वाले। अब आपको यहाँ इस चित्र में खिलौने वालों की दुकान देखना है। ठीक है, तो जब हम खिलौने वाले की दुकान देखेंगे तो पहली जो दुकान है वो है यहाँ पे एक टॉय शॉप, दूसरी है ये। ठीक है, अब हमें यहाँ जब तीसरी दुकान हम देखेंगे तो हमें यहाँ तीसरी दुकान कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ जो ये मेले का चित्र बना हुआ है उसमें जो खिलौनों की दुकान है उनकी संख्या कितनी है। तो हमने जब इस कॉलम में देखा तो इसमें केवल एक खिलौने की दुकान थी, और फिर इस कॉलम में देखा तो इसमें एक भी खिलौने की दुकान नहीं है, और फिर इस कॉलम में देखा तो इसमें केवल यहाँ एक खिलौने की दुकान है, और फिर इस कॉलम में भी एक भी खिलौने की दुकान नहीं है, और इस कॉलम में भी नहीं है। तो इस प्रकार इस पूरे मेले के चित्र में जो खिलौनों की दुकानों की संख्या है वो कितनी है, वो केवल 2 है। तो यहाँ हम खिलौने वाले के आगे लिख देंगे संख्या में 2। अब हमारे सामने यहाँ जो तीसरा स्टॉल है वो है चाट वाले। अब यहाँ हमें इस चित्र को देखकर बताना है कि चाट वालों की संख्या यहाँ कितनी है। तो जब हम इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ जो चाट वाले हैं उनकी दुकान कितनी है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो यहाँ एक चाट वाले की दुकान, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ठीक है, तो जब हमने यहाँ ऊपर से देखना शुरू किया तो यहाँ जो चाट वाले की दुकान थी वो इस कॉलम में नहीं थी, फिर इस कॉलम में भी चाट वाले की दुकान नहीं थी, तो और फिर इस कॉलम में भी चाट वाले की दुकान नहीं थी, और फिर जब हमने नीचे वाले कॉलम में देखा चाट वाले की दुकान तो यहाँ थी 1 2 3 और 4। तो यहाँ जो चाट वाले हैं उनकी संख्या है 4, तो हम संख्या में लिख देंगे 4। अब जो अगला मेले के स्टॉल के बारे में हमें पूछा गया है वो है फूल वाले। तो जब हम इसमें देखेंगे कि फूल वाले, यहाँ फूल वालों की संख्या इस मेले में कितनी है, तो हम यहाँ ऊपर से देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ जो पहली फ्लावर स्टॉल है, मतलब फूल वाले की दुकान है पहली, फिर उसके बाद में जब हम यहाँ आगे देखते हैं तो यहाँ एक भी फूल वाला नहीं है, और फिर यहाँ जो दूसरी फ्लावर स्टॉल है इसका मतलब ये दूसरा, यहाँ फूल वाला है, और जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमें एक भी फूल वाला नहीं दिख रहा है। इस प्रकार इस पूरे मेले में केवल 2 फूल वाले हैं, तो यहाँ हम फूल वाले के आगे संख्या में लिख देंगे 2। ठीक है, अब जो अगली स्टॉल के बारे में हमें पूछा गया है वो है मिठाई वाले। ठीक है, तो जब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ जो मिठाई वाले हैं ये मिठाई की दुकानें कितनी हैं,
तो हम पाएंगे कि यहाँ जो मिठाई की दुकानों की संख्या है वो है सबसे पहले 1, ठीक है। फिर हम देखेंगे तो यहाँ जो मिठाई वाले हैं उसकी दुकान है यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ इस पूरे मेले में जो मिठाई स्टॉल है उनकी संख्या केवल 2 है, तो हम यहाँ संख्या में लिख देंगे 2, ठीक है। अब जो अगली स्टॉल के बारे में भी पूछा गया है वो ये है कि जादू दिखाने वाले की, इस मेले में जादू दिखाने वाले स्टॉलों की संख्या कितनी है। तो हम जब देखेंगे कि जादू दिखाने वाले स्टॉलों की संख्या कितनी है, तो हमने जब ध्यान से देखा तो यहाँ जो जादू दिखाने वाले थे उनकी संख्या थी केवल 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके आगे लिखा हुआ है मैजिक शो, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने इस चित्र को देखकर इसके सामने जो आगे तालिका दी गई थी उसका निर्माण किया या उसको पूरा किया, और हमारे सामने यहाँ ये जो तालिका थी उसमें 2 कॉलम बने हुए थे। पहले कॉलम में यहाँ जो मेले में स्टॉल लगी हुई थी उनके नाम लिखे हुए थे, और दूसरे कॉलम में हमें उनकी संख्या पूछी गई थी। तो जब हमने चित्र में देखा, मेले के चित्र में, तो गुब्बारे वाले जो स्टॉल थे उनकी संख्या थी 5, खिलौने वाले जो स्टॉल थे उनकी संख्या थी 2, चाट वाले थे उनकी जो स्टॉल थी उनकी संख्या थी 4, फूल वाले जो स्टॉल थे उनकी संख्या थी 2, मिठाई वाले स्टॉलों की संख्या थी 2, और जादू दिखाने वाले स्टॉलों की संख्या थी केवल 1, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस तालिका को पूरा किया, ठीक है बच्चों। आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने अध्याय 17 के भाग 3 में परिवेशीय सूचनाओं को संकलित करना सीखा, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।